नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक होने वाली है और यह बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बैठक में आरोपी विधायकों पर कार्रवाई को लेकर के बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन क्या इस बैठक के दौरान उन विधायकों की भी सुनवाई होगी जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमने वोट दिखा करके दिया है, पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया है, चहेतों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है, या फिर सीधे एक्शन ही होगा? और एक और बड़ा सवाल यह भी है कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उनके नाम सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से अब तक हरियाणा कांग्रेस में सियासी घमासान लगातार जारी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी और वैसा ही हुआ भी। 5 वोट क्रॉस हुए, 4 कांग्रेस के वोट रद्द हुए, लेकिन पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को शो कॉज नोटिस भेजे गए थे, जिनका जवाब विधायकों ने दे दिया है। और अब अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें आरोपी विधायकों पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। प्रधान जी बैठे हैं, हमने सबने यही था भाई उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, उनके ऊपर करेगी। देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। भले ही विधायकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, 2 विधायकों के सत्ता पक्ष के साथ नजदीकी भी देखी जा रही हो, लेकिन 3 विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। साथ ही जिन विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के सीनियर नेताओं पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में दिया कि आप सभी लोग नारायणगढ़ के जानते हैं उस टाइम क्या हालत थे। उस टाइम चौधरी रामकिशन जी को बाहर किया गया राजनीति से, और आज फिर ऐसे हालात बना दिए कि आज मेरे को बाहर करना चाहते हैं। तो नारायणगढ़ के लोग बहुत ही ज्यादा सारी बातों को समझते हैं और साथ देते हैं हमेशा, और आज भी कह रहे हैं कि आपके साथ हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से शुरुआत से ही कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसा जा रहा है। अब एक बार फिर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की नसीहत दी है और दावा किया कि कांग्रेस के वोट कभी इकट्ठे नहीं पड़ते। कांग्रेस का इस बात का इतिहास रहा है, पहले भी हमने देखा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट कभी भी इकट्ठे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, चाहे वो हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और कोई 3rd 4th फ्रंट जो बना रखे हैं, और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके वोट इकट्ठे नहीं पड़ रहे। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल 37 वोट, 37 विधायक कांग्रेस के पार्टी के पास थे, जिसमें से 9 वोट उनके कैंडिडेट को नहीं मिले, यानी कि लगभग 25% वोट उनको जो है उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कभी आपसी कलह तो कभी बगावत और अब क्रॉस वोट, इनमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। इसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधियों पर लगाम न लग पाना वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि अब देखना होगा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी में क्या फैसला लिया जाएगा और क्या जिन विधायकों ने अपना जवाब दिया उनकी भी कोई बात सुनी जाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और राजवीर सिंह रोहेला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा राय सिंह जी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या उम्मीद की जाए, क्या फैसला लिया जाएगा जिन्होंने क्रॉस वोट किया? हितेंद्र जी, चुनाव की राज्यसभा की प्रक्रिया आपने देखी, हम सब ने पिछले लगभग
20 दिनों से इस पूरी प्रक्रिया पर संवाद भी किया है। जी। नई नई बातें राजनीति में आपने देखी है, समझी है। जहां तक आपका प्रश्न आज का है, अनुशासन समिति के पास विधायकों का जो मामला गया उस पर क्या होगा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो भी जिन्होंने क्रॉस वोट की उनकी पहचान हो चुकी है उनके अनुसार, और मामला अनुशासन समिति में है। वहां पर विधायकों को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। जवाब में किस प्रकार के तथ्य रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो उनके सामने आएगा। उस पर हमारे अनुशासन समिति के जो माननीय धर्मपाल मलिक साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी है, जिसमें चौधरी अकरम खान विधायक उसमें शामिल हैं, रोहित जैन जी जो सचिव हैं, और अमित दंतोड़ी जी, कैलाश सैनी जी, तमाम हमारे जो अनुशासन समिति के सम्मानित सदस्य हैं, वो एक एक बात पर, एक एक पहलू पर विचार करेंगे। उसके बाद पार्टी में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या फैसला होता है, वो कल शायद हम सबको इस बात का आभास होगा। उससे पहले आपने देखा है हरियाणा के सभी हमारे सम्मानित विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया था। कई मुद्दों पर फैसले हुए, कई बातों पर चर्चा हुई, और वहां पर जो खबर निकल कर आई थी, जो आपने भी चलाई है, हमें भी सूत्रों के माध्यम से आपने बताया, लेकिन सच्चाई यही है कि उसमें जो स्पष्ट हुआ कि जो भी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। तो उन सब तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर कांग्रेस कल अनुशासन समिति में फैसला करेगी या उसको और समय दिया जाएगा, ये कल के बैठक पर तय होगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस में जिस प्रकार अभी मैं सुन रहा था गंगवार साहब को कि पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की पार्टी की स्थिति बता रहे थे, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप दो उम्मीदवार खड़ा करते हो, दोनों भाजपा के होते हैं, एक राज्यसभा चुना जाता है और दूसरे के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट बैठकर फैसला करती है कि उसको कैसे जिताया जाए। उस व्यक्ति के लिए, नांगल साहब के लिए, इन्होंने हर हथकंडा बनाया, दबाव बनाया, लालच दिया गया, डराया गया, जो भी परिस्थितियां सामने आई, और इन्होंने इस प्रकार विधायकों को खरीद फरोख्त करने का जो आरोप राजनीति में हरियाणा में लगा है वो इनकी वजह से लगा है, उसको लोग भूलेंगे नहीं। और इस प्रकार दो विधायकों ने कहा है कि हमने अपनी आत्मा की आवाज पर वोट दी है, या हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं था, या हमें सरकार के कार्य पसंद थे। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी जनता जानती है, समझती है, और वो सारे तथ्य सामने आएंगे। और प्रदेश के लोगों में जिस प्रकार लोकतंत्र को चीर फाड़ कर एक कमजोर वंचित वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए भाजपा द्वारा जो हथकंडा बनाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, दबाव बनाया गया चुनाव में, वो हम सब ने देखा है, उसकी भी जनता चर्चा करेगी। और हम कल के अनुशासन जो हमारी कमेटी है उसके फैसले का इंतजार करेंगे, किस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे, तभी हम कोई नई बात बता सकते। ठीक है रोहिला साहब, तमाम आरोप तो आप पर ही लगते हैं, चाहे कांग्रेस में कुछ भी चल रहा हो उसको लेकर के, या तो किसी भी तरह के अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है जो राज्यसभा चुनाव में बनी तो उसको लेकर के खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए जाते हैं, या फिर माहौल बनाने की बात भी आपके ऊपर इस तरह के भी आरोप लगाए जाते हैं जो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो इस तरह के आरोप में अगर कांग्रेस में कुछ भी होता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं? नहीं सिर्फ भारतीय, पहले तो प्रवक्ता साथियों को और एक्सपर्ट को मेरी राम राम जी। सफर में जो साथ थे अब वो सवाल बन गए, कुछ जवाब बन गए, कुछ बवाल बन गए। अब कांग्रेस की जो ये एक हमेशा रहती है भाई क्रॉस वोट की, क्योंकि इनके कभी इकट्ठे वोट नहीं बड़े होते हैं, 2016 का क्या ही कांड हो या जमाकिन जी को हराना हो, तो ये इनका पुराना पैटर्न रह गया, क्योंकि अपनी अपनी डबली अपना अपना राग अलापते हैं। और ये आशंका पहले जाहिर हो गई थी भाई इनके जो विधायक है वो अपने नेतृत्व से, अपने कैंडिडेट से और जो एलओपी है उससे खुश नहीं है। भाई कैंडिडेट ये नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ये थी, और उन्होंने अपनी इच्छा सतीश नंदन जी को वोट देकर पूरी भी कर दी। और रही बात जो शर्म वाली बात जो प्रवक्ता साथी ने बोली है, तो शर्म तो कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होनी चाहिए, जिनको वोट दिखा के डाले गए, जिनको वोट दिखाए गए, कैंडिडेट को दिखाए गए, और वो लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे। 3 लोगों ने जवाब दे दिया, 2 लोगों ने बोल दिया भाई हम लोग अपनी अंतरात्मा से हमने वोट दिया है। तो वो 3 लोग हैं उनको भी निपटाने के चक्कर में, क्योंकि वो दूसरे गुट से संबंधित है, कोई शैलजा गुट से, रणदीप गुट से, अन्य।
अब पहले 4 लोगों के नाम लिया जाएगा, फिर 5वां आया, और जो 4 लोग जिनकी वोट रद्द हुई है उनको इन्होंने क्लीन चिट देकर जो चुनाव आयोग ने उस पर जो उसका फोड़ दिया, अपना वो भाई आरोप लगा दिया, भाई चुनाव आयोग जिम्मेवार है। तो कभी ये ईवीएम पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर संस्थानों पर सवाल उठाने का इनका पुराना एक इतिहास रहा है। तो खुद के घर में आग लगी हुई है, लेकिन दूसरों को ये लोग आरोपित बनाते हैं हमेशा। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कोई नॉर्म पूरे करेगा तो ये प्रवक्ता साथी भी अपना फॉर्म भर सकते थे, इन्हें किसने मना किया था? तो 30 निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने फॉर्म पूरा किया, फॉर्मेलिटी पूरी की और उन्होंने दमदार चुनाव लड़ा और दिखा दिया कि निर्दलीय के रूप में भी वो कितने मजबूत थे। तो ये इनके जो अब इन्होंने जो दिल्ली में इन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में इन्होंने कुछ नहीं किया। 3 तारीख की जो मीटिंग है कल होने वाली है उस पर इन्होंने छोड़ दिया, जबकि उड़ीसा में इन लोगों ने उसी दिन कार्रवाई कर दी थी, शाम को निलंबन आ गया था। असली बात क्या है कि अपने चहेतों को बचाने की और अपने गुट को जो थोड़ा बहुत बचा हुआ गुट उसको समाप्त करने की कोशिश में ये हुड्डा गुट है और उसी पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। किसी को कोई पार्टी से नहीं निकालेंगे, ये बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी और आने वाले समय में भी कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का। ठीक है पंजेटा साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि भले ही इनेलो की जो भूमिका रही राज्यसभा चुनाव में और चुनाव का बहिष्कार एक तरह से करने की रही हो, लेकिन उसके बाद आरोप इनेलो पर भी लगे, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की बी टीम बता दिया गया, भले ही आपने किसी को भी वोट नहीं दी हो। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है, एक दूसरे को नसीहत दी जा रही है कि शर्म आनी चाहिए, आपने ये कर दिया, शर्म आनी चाहिए, आपको दिखा करके वोट क्रॉस कर दिए गए। तो ये क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है कांग्रेस की? देखिए, दोनों ही पार्टी जो है वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का हक खो चुकी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के फैसले की पूरे हरियाणा जो है वो सराहना कर रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जनता का भरोसा इस इलेक्शन में जीतने का काम किया है। जनता को साबित किया है, चाहे कोई किसी की ए टीम बोले बी टीम बोले, मगर असलियत के अंदर इन दोनों की मिली भगत से किस तरीके से प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है, प्रदेश की जनता के सामने प्रदेश की जनता को अंधेरे में रख के खेल खेला जा रहा है। और ये खेल आज से नहीं खेला जा रहा, ये खेल आपके विधानसभा चुनाव, आपके लोकसभा चुनाव और आपके राज्यसभा चुनाव 2016 के अंदर कोई क्रॉस वोट नहीं हुई थी। आज मैं आपको बताता हूं, 2016 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो इनके कांग्रेस के टीम के मुखिया है, पिछले 26 साल से उन्हीं के हाथ में है कांग्रेस, अपना बैलेट पेपर उन्होंने खाली छोड़ा था। रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी वोट किरण चौधरी जी को दिखाकर सीक्रेसी लीक करी, इस वजह से उनकी वोट इनवैलिड हुई। और बाकी के जो विधायक कांग्रेस के थे उनकी सबकी जो है वो शाही बदलकर एक दूसरे पेन का इस्तेमाल किया गया और सारी वोट इनवैलिड हुई। और अपने ही कैंडिडेट को, जो लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट से लड़ चुके थे, आर के आनंद जी, उसको हरवाने का काम और भाजपा के समर्थित कैंडिडेट को जिताने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2016 में कर दिया था। मगर महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बाकी के सभी विधायकों के ऊपर कोई अनुशासनिक कार्रवाई हुई? नहीं हुई। उसके बाद अगला इलेक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप बिश्नोई के साथ एक ही जहाज के अंदर, एक ही होटल में रुके, एक ही जहाज, एक ही फ्लाइट के अंदर चंडीगढ़ आए, उसके बाद चंडीगढ़ में भी साथ रुके और उसके बाद भी क्रॉस वोट हो जाता है और अजय माकन जी हार जाते हैं, एक वोट इनवैलिड हो जाता है इनका। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 37 में से कांग्रेस को वोट कितने पड़े। उसके बाद जो आपको 28 वोट पड़े, तो आप बार बार पहले तो 4 का नाम दिया, 1 का छुपा लिया वहां, और बाकी के ये 4 भी उतने ही दोषी हैं, बस इस वजह से नहीं करे जा रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चहेतों को, अपने गुट के लोगों को दोबारा टिकट किस तरह दिलवा सके। जनता में एक गुट की तो पूरी बदनामी कर दी। बिल्कुल बीके हरिप्रसाद से पहले गीता बुक्कल जी ने उनके नाम सार्वजनिक किए,
ये तक बताया कि वो मुख्यमंत्री से मिलने गए। यही काम जस्सी पेटवार ने किया, जसबीर दूहन, वो भी उन्होंने भी यही बताया कि भाई कौन कौन मुख्यमंत्री के घर गया, अपने मोबाइल भी फोन छोड़ गए। ये काम उनका कोई, उनके बिल्कुल बराबर का कद है सभी विधायकों का। कोई ऐसी कोई कांग्रेस में कोई इतना कोई पद उनके पास मैं नहीं मानता। और उनको इस बात की क्या उत्सुकता थी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाबी भरी थी कि जल्दी से शैलजा गुट के जो हैं उनको निपटाओ जल्दी जल्दी? ये क्यों किया गया जब वो खुद दोषी हैं 2016 के अंदर? उन्होंने सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई से पहले उनके ऊपर होनी चाहिए। मुझे लगता है मोहम्मद इस्राइल और मोहम्मद इलियास ये तो उस गुट से नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं माने जाते रहे हैं, बल्कि जरनैल सिंह जी भी, वो भी करीबी माने जाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं रेणु जी का भी है। चलो शैली जी का शैलजा जी के साथ है, रेणु जी तो न्यूट्रल है। जरनैल सिंह तो बोलते रहे मैं तो शैलजा जी की नाराजगी सहन करी है मैंने। तो अब आप बताओ, उसके बाद अगर गोकुल सेतिया और वो मंजू चौधरी बैठे थे, उनको धरने पे बैठे थे, उनको हुड्डा जी ने क्लीन चिट दे दी। कुलदीप वत्स मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। परमवीर जी और भरत सिंह बेनीवाल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नाम बचाया जा रहा है। फिर तो बाकी जो 4 है जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खास है। उसमें तो जसबीर दूहन का नाम है, दागी जी के पुत्र का भी नाम चल रहा है। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, मैं पहले वोट वहां तो जो चल रहा है, खुद जयप्रकाश जी उनके बेटे का नाम चल रहा है। तो अब ये देखिए ना कि अगर फिर बाकियों को क्यों बचाया जा रहा है? अब तो मतलब शक की निगाह में बाकी 32 के 32 रख दिए। और कहीं ना कहीं सिर्फ इन 4 पे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इनको ये लग रहा है कि 2028 का राज्यसभा चुनाव अभी से हार जाएंगे। और एक राज्यसभा चुनाव का बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी उसकी क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही है। बीबी बत्रा जी बैठे हैं हुड्डा जी के साथ, और बीबी बत्रा जी ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जांगड़ा ने फॉल्स एफिडेविट, फॉल्स इंफॉर्मेशन और सारे गलत जानकारी और छुपाई भी और गलत जानकारी भी दी इनकम को लेकर और अपनी बैकग्राउंड को लेकर। और ये कानून भी है कि इससे आपका कैंसिल भी होता है राज्यसभा की सदस्यता। मगर साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको ये कहकर चुप करा रहे हैं कि अपना दीपू चला गया, बस अपने को क्या लेना, दो जाने थे छोटे दो मतलब उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है कि बस मेरे को अपने बेटे का मतलब था, बाकी जाए बाढ़ में, कोई भाजपा कुछ करती रहे। आप ये देखिए यहाँ पर ये सारा ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये हरियाणा सब देख रहा है। तिजोरी अगर उन्होंने ऑफर कर दिया, किसी ने आपको मीठा ऑफर कर दिया, आप ये कहकर मना कर सकते हैं भाई लालच नहीं करता मैं, मेरे को तो डायबिटीज है, आप मुझे मीठा ऑफर मत कीजिए। अगर आपने मेरे आगे तिजोरी खोल दी तो वहां तो आपका भी तो दीन ईमान टेस्ट होगा। कोई थोड़ी ना तिजोरी खोल दी तिजोरी लूट लोगे। तो यहाँ कांग्रेस का जो कांग्रेस ने किया, और इनेलो के ऊपर तो सारी जनता देख रही है, गर्व महसूस कर रही है आज की डेट में। इनेलो तो इन दोनों को एक्सपोज कर दिया इनेलो ने कि इन दोनों की मिली भगत कब से चलती आ रही है। ये लोकसभा में 5 सीटें जो कांग्रेस ने है वो जानबूझ के भाजपा को जितवाई। रोहिला साहब मैं आऊंगा आपके पास, अभी जादौन साहब 5 सीटें जितवाई कमजोर कैंडिडेट देके। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आया हुआ राज था इनका, प्रॉक्सी अपने कैंडिडेट खड़े करे, उनको फाइनेंस किया, ब्रिजेंद्र सिंह जी उनको हरवाया, और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग थे, उनकी टिकट काटी गई, पैरेलल कैंडिडेट खड़े किए गए, अपनी ही गुटबाजी को। आपको बयान याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल रहे हैं जब ये कहा कि 70-75 आएंगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोट किसने किया था आपको बताता हूँ, उनका भी नाम बताता हूँ मैं। ये पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी का बयान कि वो कह रहे हैं हुड्डा जी कि भाई इतनी नहीं चाहिए, 50 से नीचे रखो। पब्लिकली रैलीज में बोल रहे हैं, अपने मीडिया के सामने बोल रहे हैं, वो किसी ने कर ली रिकॉर्ड। अब आप बताइए, जब आपका मंशा ही कांग्रेस को 50 से नीचे रखने की है ताकि वो खुद मुख्यमंत्री कंफर्टेबली रह सके, तो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस जीते। ठीक है जादौन साहब, दिखना। ठीक है जादौन साहब, क्या देख रहे हैं? कल जो बैठक होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अगर हरियाणा के बाहर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक्शन तभी ले लिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक्शन में देरी हो रही है
और देरी के पीछे कई और भी बातें अब तक सामने आ चुकी हैं। पहले जो एक नाम छुपाया गया उसको लेकर के, अब जो 4 वोट रद्द हुए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे उसको लेकर के, चहेतों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या एक्शन कल इस बैठक में लिया जा सकता है और क्या कुछ चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, बैठक में जो फैसले होंगे उससे सारी कांग्रेस की पॉलिसी जो है साफ हो जाएगी जी। कि आखिर में अंदर क्या चल रहा है और कांग्रेस फर्दर भी भविष्य में क्या चाहती है। तो ये जो है कल की बैठक में जो फैसला होगा उससे साफ होगा। अंदर की बात भी कि किसको बचाया जा रहा है, किसको जो है बाहर किया जा रहा है, किस पर कार्रवाई की जा रही है, ये अपने पराये का खेल तो चल ही रहा है। अभी इन्होंने 4 क्रॉस वोटिंग करने वालों को बचाने की मुहिम ही है, उनके नाम उजागर नहीं किए जा रहे। उसको उन्होंने टिल्ड कर दिया कि ये तो जो है गलत तरीके से रद्द किए गए, इसलिए इसकी शिकायत की जाएगी और जरूरत हुई तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की जाएगी आयोग को। तो ये सब चल रहा है ना। तो इससे भाई ये जो कल की बैठक में फैसले होंगे उससे ये भी पता चलेगा कौन सा गुट किसको बचा रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है जी। तो ये सारा जो है पॉलिसी जो है उसका वो जो है एक तरह से सर्जरी उसकी कल की बैठक में हो जाएगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये तो शुरू से ही चल रहा है कि पहले तो जर्नैल सिंह का नाम छिपाया गया था जी। बाद में फिर जब मीडिया में भी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई तो फिर उनको भी नोटिस दे दिया गया। तो ये है कि अब कुछ न कुछ तो है ही, अपने पराये का खेल है। तो ये तो सामने आ ही रहा है, शुरुआत में चर्चाओं में आ ही जाता है। तो आया है अब, और कल की बैठक में जो फैसला होगा, जो कमेटी जो फैसला करेगी उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, उससे एक तरह से वो ऑफिशियल हो जाएगा। अभी तो चर्चाओं में ही है, फिर कमेटी ऑफिशियल कर देगी कि क्या वो चाहती है और क्या करना चाहती है। तो ये है। ठीक है राय सिंह जी, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि जादौन साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने पराये का मामला कुछ नजर आता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है बात कांग्रेस में, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या ये समझा जा सकता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होने की उम्मीद है, या फिर वाकई कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की स्थिति है कि अपने विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर फ्यूचर की कोई और रणनीति है जो वोट रद्द जिन लोगों के हुए हैं उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं और जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया उनमें से 2 तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उदय मानते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोट किया, लेकिन बाकी के 3 ये नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि दिखा करके वोट किया है, हुड्डा साहब को दिखाया, प्रभारी को दिखाया, उसके बावजूद भी इस तरह का जो नोटिस है वो भेजा गया। देखिए केंद्र जी, बड़ा साफ और संदेश स्पष्ट हो चुका है जी। राज्यसभा चुनाव में जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको नोटिस हो गए हैं, उनकी तथ्यों की जानकारी जो बताएंगे, उनका जो पक्ष है वो कल समीक्षा होगी। ये साफ हो गया कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये मान्यवर प्रभारी जी और विधायक दल के नेता के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामचंद्र साहब ने बताया है, उसके बारे में समझाया है, ये स्पष्ट हो चुका है। रही बात जो 4 वोट हमारे वैलिड थे उनको अवैध घोषित किया गया है, ये भी स्पष्ट है। अब ये वहां पर जिस प्रकार चुनाव के अधिकारी रहे आरओ साहब, उन्होंने किस प्रकार वहां पर रात के 2 बजे तक लोकतंत्र को लूटने के लिए, डराने के लिए और चुनाव परिणाम को बदलने के लिए भाजपा के षड्यंत्र में शामिल होकर कार्य किया है, वो सबने देखा है, वो सारी जानकारी हमारे पास भी है। किस प्रकार उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को अगले 2 दिन में इनाम के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई, वो पूरा हरियाणा समझता है, जानता है। उससे पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं, वो भी आप समझते हैं, हम भी जानते हैं। अब आप उसको नहीं छिपा सकते। तीसरी बात, जो क्रॉस वोटिंग के बाद जो परिस्थितियां पैदा होंगी उस पर कल उसकी समीक्षा के बाद उसका परिणाम सामने आएगा। तो जहां तक मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता कह रहे हैं किस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, इस प्रकार की लोकतंत्र में बातें हैं चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, अरे मेरे भाई, हरियाणा की राजनीति में लोकदल को लेके पिछले 6 वर्ष से, जब से दोनों भाइयों के बीच लूट को लेकर, उसकी संपत्ति को लेकर, उसके झगड़े को लेकर, चाचा भतीजा भतीजा चाचा, जिस प्रकार सरेआम जूतम पजार हो रहे हैं, सरेआम एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर राजनीतिक नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं,
वो पूरा प्रदेश समझता है, जानता है। उनके वक्तव्य आप देखिए किस प्रकार उन्होंने चौधरी देवीलाल की विरासत के अंदर उन्होंने किस प्रकार काला धब्बा लगाकर अपने आप को प्रताड़ित किया है, जनता के सामने पेश किया है, और किस प्रकार भाजपा की बी टीम बनकर भाजपा के साथ मिलकर, चाहे जेजेपी का एक रूप हो चाहे लोकदल का हो, उन्होंने हर दौर के अंदर हर तरीके से बीजेपी की मदद की है। खट्टर साहब उसके गवाह हैं, नायब सिंह सैनी उसके गवाह हैं, गोपाल कांडा और पूरी लोकदल की जो परिस्थितियां सामने है वो सब जानते हैं। और कल ये तय हो जाएगा, एक बात बड़ी साफ है कि कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी है, विचारों से चलती है, संगठन व्यापक है, उसमें कुछ कमियां, उसमें कुछ दुर्भावनाएं, उसमें कुछ लालच, उसमें कुछ किसी भी प्रकार की अगर कोई नैतिकता को कमी आती है, उसको कांग्रेस पार्टी समय आने तक दुरुस्त करेगी। जिन्होंने जाना है, जो जाना चाहते हैं, जो लेकिन राय सिंह जी आप जो कह रहे हैं कि वैचारिक पार्टी है और कल फैसला लिया जाएगा, अगर ये फैसला पहले लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि पहले भी तो आप ही के नेताओं ने कभी क्रॉस वोट किए, कभी वोट खाली छोड़ दिए, कभी स्याही बदल दी। इस तरह की चीजें पहले भी तो पार्टी में हुई हैं। अगर पार्टी ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की होती तो अब हिम्मत ही ना होती किसी विधायक की। देखिए जितेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार पार्टी में कई फैसले नहीं होते, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पार्टी फैसला करने से पहले कई बार समझती है कि हो सकता है ये जायज ना हो सकता है जरूरी ना हो सकता है परिस्थितियां ना हो, लेकिन अब परिस्थितियां भी बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी जी ने जिस व्यक्ति को, एक आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, सबने कहा कि अचानक एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, उसको उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। किसी गुट में जो आप लोग के ये लोकदल के लोग और दूसरे भाजपा के साथी जो गुटों की बात करते हैं, वो जो आरोप लगाते हैं, इनका आरोप शून्य हो गया। लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, ये परिस्थिति आपके सामने पैदा हुई, तो अब पार्टी बड़ा मजबूती से कार्य करेगी। और बिल्कुल ये पिछली कमी नहीं है, मैं सहमत हूं आपके साथ, अगर कोई कमी रही है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बजाय, वो अब पूरी की जाएगी। सबको दिखाई देगा, स्पष्ट होगा कि लोकतंत्र के हड़पने वाले, लूटने वाले कोई भी लोग हों, जनता के साथ धोखा करने वाले लोग कोई भी हो, किसी प्रकार के लालच पार्टी के डर में, बहकावे में आकर जो लोग भाजपा जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी की नीतियों में शामिल होना चाहते हैं, किसी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अनुशासन सबसे बड़ा है, राहुल गांधी जननायक की विचारधारा का वो सबसे बड़ी है। खड़गे जी का संदेश स्पष्ट है कि हम हर प्रकार से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मजबूती से पार्टी में लागू करेंगे, और किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो पहले नहीं हुई होगी, जिसके लिए मैं आपके साथ सहमत हूँ, वो कल के बाद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, राजवीर रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे थे आप पहले भी, और जो आप बातें निकल करके सामने आई हैं बीजेपी के लिए, उन पर भी जवाब दे दीजिए। इनेलो के साथी ने जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही है, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, जिसने वोट क्लब पर 5-5 लाख की रैली की थी। और आज ये लोग 1-1 हजार 2-2 हजार की रैली में घूमते फिर रहे धनौड़ी खंडोड़ी जाके। दूसरी बात, इनके सिर्फ 2 विधायक है, और वो विधायक भी जनता ने चुने थे, जो किन परिस्थितियों में चुने थे सबको पता है उस चीज का। लेकिन ये लोगों ने अपना लोकतंत्र का धर्म नहीं निभाया, और ये लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि इनका जो बड़ा नेता है, जो सबको मतलब अपशब्द बोलता, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानता, तो जनता भी उसको कुछ नहीं मानती, क्योंकि जनता ने मुख्यमंत्री चुना हुआ, कोई इनके घर से नहीं है। क्योंकि वो तो बातें बहुत दूर जा रही है, भाई राजा के घर से राजा पैदा होगा, नहीं होगा पैदा कभी भी। हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है भाई नायब सैनी जी के साथ चलना है, तो ये कितने ही कुछ बोलने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग पहले कहते थे हम वोटिंग करेंगे, फिर मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, 2 बजे करूंगा, तो पूरा इनका ड्रामा चलता रहा। और असली जो कांग्रेस की बी टीम है तो वो इनेलो है, पूरे हरियाणा ने देखा है, क्योंकि ये लोगों ने वोटिंग नहीं की। और वही बात हुड्डा साहब ने पहले की थी जब कैंडिडेट उतारे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये तो कांग्रेस से भी दूर है, बीजेपी से भी दूर है, इन्हें वोट डालनी नहीं चाहिए। तो इन्होंने हुड्डा साहब का कहना मान के इन्होंने वोटिंग नहीं की। तो ये पूरे हरियाणा ने देखा भी ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं है, और इनकी जो पार्टी है, पार्टी का सत्यानाश हो चुका है। सिर्फ 2 विधायक वो भी मतलब बन के बस आने वाले समय में वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये लोग रोज ऐसा दिखाते हैं जैसे भाई सारा हरियाणा यही चला रहे हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं अनाप शनाप, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका इनेलो का हिसाब किताब। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो ठिकाने लगाने की प्रक्रिया ये आज से नहीं है। ये जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा
सरकार बनी थी तब से इन लोगों ने लगातार दर्जनों नेताओं को बाहर निकालने का काम किया और वही गुटबाजी है, वही इनकी रहने के आगे आती। 12 महीने से इन लोगों ने एलओपी नहीं बना पाए, 12 साल से ये लोग अपना संगठन तैयार नहीं कर पाए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या रही होगी, ठीक है ना। तो अब जो परिस्थितियां बनी है, ये परिस्थितियों का हरियाणा को पहले ही आभास था भाई इनके जो नेता है, जो इनके विधायक है, वो इनके नेतृत्व से खुश नहीं है। और वो बात मोहम्मद इजराइल ने बोली है भाई, अगर जो मतलब कैंडिडेट के लिए हमने लिखा था भाई हमारा ये आदमी कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन हाईकमान ने गौर नहीं किया और अपना कैंडिडेट सौंप दिया। तो मुझे वो पसंद था, इसलिए मैंने सतीश नंदन जी को वोट दिया है। तो ये अन्य जो क्रॉस वोट हुई उनकी होगी, लेकिन बात यह है कि ये लोग जो अनुशासन समिति का जो ड्रामा कर रहे हैं, तो अनुशासन समिति का ड्रामा इन लोगों ने पहले नहीं किया। 2016 में जब वो आर के आनंद को रहा था, अजय माकन को रहा था, तब इन्होंने अनुशासन समिति में ये लोग नहीं गए, ना कोई फैसला हुआ। तो ये सिर्फ अपने गुट को बचाने की बात है। रोहिला साहब, बार बार सवाल नैतिकता को लेकर के उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्या पड़ी थी ये तीसरा उम्मीदवार लेकर के आने की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कब उठाया है, मुझे ये बताइए ना। सर देखिए, आप इस तरह से कहेंगे, आप सीधे सीधे कि हमने नहीं बुलाया, हमारा नहीं था, तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए, सारे आपके मंत्री, सारे आपके नेता ये कहते हुए नजर आए कि ठीक है हमारे नेता हैं। सुनिए मेरी बात, जितेंद्र जी अगर चुनाव लड़ने लग जाए और भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर दे तो आपके नेता तो है ना, वो आपके नेता तो है ना, ये तो आप मानते होंगे कि आपके नेता हैं, वो आपकी पार्टी के नेता हैं। हमारे नेता हैं। हाँ तो ठीक है, हमारे नेता है, उनके पास सुनिए, उनके पास नॉमिनेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पूरी थी, इसलिए उन्होंने फॉर्म भरा। और उन्होंने जो पहली बाइट हुई उनकी विधानसभा के आगे, उन्होंने ये कहा था तीन मेरे पास विधायक अभी है जो निर्दलीय मेरे साथ है, और 87 का मैं समर्थन दूंगा और हर किसी के पास जाऊंगा और सबको मैं अपने वोट के लिए अपील करूंगा, जो देगा उसका भी भला, जो न देगा उसका भला। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा समर्थन किया, ठीक है ना। तो इसमें जो इनेलो है, इनेलो तो पहले दिन से पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तसल्ली कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आखिरी में क्या निकला, वो कांग्रेस की बी टीम बन के निकली। अगर वो लोग इतने अच्छे थे, इतने सही थे, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया भाग लेना चाहिए था। वो चाहे हमारे खिलाफ करते, चाहे कांग्रेस के पक्ष में करते वो, लेकिन वो तो भाग गए ना। ठीक है, हरियाणा में तो ये भी देखा है भाई, कायर लोग हैं। पंजेटा साहब, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए वोटिंग का अपना एक महत्व, अपना एक अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार भी इसी को माना गया है, लेकिन अगर आपके पास हक है वोट करने का और आप वोटिंग से बाहर रहते हैं तो सवाल तो जायज ही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल भी जायज नहीं। आप ये देखिए, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिल खोल के हमारे को कोसा है पानी पी पी के, मगर मैं इनका हर एक का तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। जितनी उत्सुकता है अपने अंदर जोड़ के रखी है, जब समय आएगा जवाब दे देना। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक बिच्छूनाथ है। भाई हमारा, आप नोटा भी रखते हो, नोटा किस लिए रखते हो? नन ऑफ द अबव क्या है कि सबको आप रिजेक्ट, हमें तो इनको एक्सपोज करना था सबको। कितनी हरियाणा की जनता देख रही है, एक 48 विधायक लेकर, एक 37 विधायक लेकर इनेलो की वोट मांग रहे हैं। आप हालत देखिए इनकी क्या होगी। अरे आपके पास, एक के पास 48 है, एक के पास 37 है। अब आपको पता चला कि एक वोट से वाजपेयी की सरकार कैसे गिर गई थी। नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है एक पार्टी और दूसरी पार्टी कहती है 1-2 हजार की रैली कर दी। मुझे लगता है हरियाणा की कोई यूट्यूब के ऊपर अमित शाह या मोदी की रैली देख ली होगी, और अभी हाल ही में एक और हुई है जिसमें नायब सैनी की रैली हुई है। मुझे लगता है उसकी तस्वीरें भी आ गई है मीडिया में। जिसको 1-2 हजार की बोल रहे हैं, वह लाखों का ठाठा मारता हुआ जन समूह था। 3-3 पंडाल लगा रखे थे, वो भी छोटे पड़ गए थे। चलो कोई बात नहीं, कई बातें जनता समझती है कि क्या इंसान क्यों बोल रहा है। उसके बाद ये बोल रहे थे हमारे बारे में कि इनेलो ये, इनेलो वो। इनको हमने, जो सारी की सारी पार्टी हरियाणा में हमारे भरोसे टिकी रही, हमने इनको 2000 के अंदर हमने इनको लगभग 30 सीटें दी। उसमें से केवल 6 जीत पाए, बाकी सीटें खराब कर दी। हमने 62 सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें से 47 जीती। 1987 में हमने इसी तरह, हमारी लहर थी तब, हमने 69 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। 69 में से आप मानोगे
हम 60 सीटों के ऊपर इलेक्शन जीते। उस वक्त चलो हमारी लहर थी, बहुत से कैंडिडेट हमने इनको दिया, हम एमपी के भी देते रहे। 20 में से 16 तब भाजपा भी जीती, तब जनसंघ था, ठीक है। अब आती है कांग्रेस की बारी। कांग्रेस 77 में केवल तीन विधायक, 87 में केवल 5, 96 में केवल 9। और ये जो बोल रहे थे 2014 में हमारे कांग्रेस से जो राष्ट्रीय दल है उसका एक रीजनल पार्टी से हमसे 4.5 लाख वोट विधानसभा में कम था, लोकसभा में 1 एमपी कम था। और जिस दुष्यंत का नाम ले रहे हैं भैया, आप लोगों की मरी हुई पार्टी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उसको जिंदा कर गया। रोज उसकी धूप बत्ती किया करो, उसकी बदौलत आज कांग्रेस है, वरना मुख्य विपक्षी दल 10 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल ही थी उससे पहले। अब बात आती है कांग्रेस की, जो उन्होंने नैतिकता के इतने काम किए हैं कि जनता के मन में इन्होंने इतने अच्छे काम किए। पहले तो इन्होंने सिखों को जलाया जी भर के, उसके बाद इन्होंने किसान आंदोलन में चुप्पी साधे रखी, एक पंच ने भी इस्तीफा नहीं दिया। एसवाइएल के ऊपर 10 साल तक एक हेयरिंग कोर्ट में नहीं लगने दी। स्वामीनाथन के ऊपर सांप बन के बैठे रहे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की C2+50 लागू नहीं किया, हुड्डा उसके चेयरमैन थे। ओपीएस थी हरियाणा में अच्छी खासी, वो हटा दी। जीएसटी इन्होंने बनाई, मिर्चपुर कांड इन्होंने किया, किसानों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। मारुति की फैक्ट्री में वहां वो यूनियन वाला बचा के वो मैनेजर मार दिया, उसने वहां उसको बचाने का काम किया, कोई बात नहीं, मर्डर कर दिया, अच्छी बात करी। एक बेचारा मासूम सा लड़का था सुनील शौरान नाम का, छोटा सा, मैयड़ के अंदर जाट आंदोलन में बच्चों के ऊपर गोलियां मारी इन्होंने। एक गेस्ट टीचर थी, उसकी छाती पे बेचारी की इन्होंने गोलियां मारी। हीरो होंडा कांड इन्होंने किया, पूरा हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर में बेच के घेर दिया। 300 पेज की चार्जशीट दे रखी है। अब आती है, ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने तो भाई साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते हुए ये कहा था अभी पीछे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी चुनाव में मदद करी है, ठीक है। बेदी साहब कहते हैं कि दीपेंद्र की और हुड्डा साहब की गुस्ताखी में शान की, उसकी उनकी विचारों की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री हुड्डा साहब को कहता है आओ कभी हमारी हवेली पे डिनर करने के लिए आओ, हुड्डा साहब निमंत्रण देता है। उसके बाद आप ये देखिए, इतना पुराना प्रेम है इनका कि जब दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में जाना होता है तब उनका गलत नॉमिनेशन भी अलाउ करते हैं और कोई भाजपा पैरेलल कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। कितने इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये भी टीम है इंडियन नेशनल लोकदल वाले। कमाल है, मतलब इतना ज्यादा। आप ये बताइए, चलो हम तो कुछ नहीं है, आपको विनीश फोगाट ने ये क्यों बोला इस इलेक्शन में कि भेड़ बकरियां थोड़ी ना है हम कि हमारे को आप बंदी बनाकर कहीं लेके जाएंगे। उसके बाद हुड्डा साहब ने अभी तक इस्तीफा नैतिकता के तौर पे क्यों नहीं दिया? सारी जिम्मेवारी हुड्डा साहब ने क्यों नहीं ली? 2016 की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? अपने बेटे को सेटिंग करके भेजा, वो जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? और इस इलेक्शन की जिम्मेवारी हुड्डा साहब क्यों नहीं ले रहे? देखिए, ये बिहार के अंदर पता क्या हुआ, सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने नहीं गए थे ये लोग। अगर हमारी नेल्लो की 2 वोटों के ऊपर इतनी फिक्र हो रही है तो भैया बिहार के अंदर आपके 3 एमएलए नहीं गए वोट डालने के लिए, अपनी पार्टी का हरवा दिया आपने। उड़ीसा के अंदर क्या होता है, 24 घंटे में एक्शन हो जाता है। यहाँ अभी तक डिबेट ही हो रही है एक्शन के ऊपर, 4 नाम फिर छुपा के बैठे हुए हैं। ये नैतिकता का पाठ तब बताओ जब अपने गरेबान में झांक के देखो। ठीक है जादौन साहब, कांग्रेस पार्टी में जो भी चल रहा है, हालांकि वार पलटवार सियासत में एक दूसरे पर छीटाकशी करना ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जो मजबूती को लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास पिछले दिनों किया गया, संगठन में तमाम बदलाव किए गए और एक मजबूती दिखाने की कोशिश की गई और कहा गया कि कमजोर कड़ियां तो तमाम निकल गई हैं, अब की बार तो कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। 37 के बजाय 38 और 39 वोटों तक का दावा किया जा रहा था कांग्रेस विधायकों की तरफ से, कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से, लेकिन जब वोटिंग हुई तो सब कुछ सबके सामने है। 4 वोट रद्द हुए, 5 वोट क्रॉस हुए। अब 4 रद्द जो वोट हुए उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती रद्द कर दी गई और अभी तक अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर के सिर्फ ये कह देना कि बैठकें होंगी, क्योंकि कल बैठक भी होने वाली है, उसमें भी देखेंगे क्या कुछ रहेगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या कल कोई फैसला होगा, कोई ऐसा सख्त संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी कि आगे इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी? देखिए, ये तो कांग्रेस को करना ही चाहिए, लेकिन होता ये है कि कांग्रेस बड़े लंबे लंबे दावे करती है, सब एकजुटता है और जो नेगेटिव थे सब बाहर चले गए, नेगेटिव जो सब एलिमेंट थे सब लोग अभी राज्यसभा चुनाव से पहले यही दावे किए जा रहे थे।
कि अब तो क्रॉस वोटिंग होगी नहीं और बाकायदा हमारा कैंडिडेट पूरे वोटों लेके जीतेगा और भी जो है जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे सब बाहर हो चुके हैं वो निकल गए। लेकिन जब भी चुनाव परिणाम आता है तो सारी पोल हो जाती है, कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती है, कहीं जो है बहुमत के बड़े बड़े दावे होते हैं वो बहुमत हासिल नहीं हो पाता। तो ये तो कांग्रेस को देखना है कि उस पार्टी को इनको चलाना कैसे है, क्या ये अपना पराया करते रहेंगे या एकजुटता स्थापित करेंगे। अब ये जो एक्शन होगा इसमें अगर आप कार्यवाही ठीक से करते हैं तो ये नसीहत मिलेगी और आगे के लिए स्पष्ट होगी कि कोई भी जो है एक बार क्रॉस वोट करने से उसको हिचकिचाएगा, कहीं उसके कदम पीछे रहेंगे, कदम जाम होंगे। लेकिन अब ये अगर कार्रवाई नहीं करते या अभी तो बात से संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कराने के भी प्रयास किए जाएंगे किसी भी तरीके से। तो देखते हैं, लेकिन सदस्यता रद्द अभी तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी सदस्यता तो तब भी बनी रहेगी, असंबद्ध हो जाएंगे और क्या होगा। ये देखते हैं कि ये कांग्रेस क्या रास्ता अपनाती है और अपने पढ़ाई का खेल खत्म करके पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए क्या करती है, तो उसी से भविष्य तय होगा। बाकी तो अभी देख लीजिए कि हर चुनाव में कांग्रेस के जो पहले दावे चल रहे होते हैं वो सब कमजोर साबित होते हैं, उनकी पोल खुल जाती है। अब ये जो राज्यसभा चुनाव से पहले जो दावे चल रहे थे कि सारे जो है नेगेटिव एलिमेंट बाहर चले गए, अब कोई नहीं रहा और बाकायदा वोटिंग होगा, पार्टी का कैंडिडेट आसानी से जीतेगा। बात यह है कि कितनी मुश्किल से जीत पाया, ये तो एक तरह का सांत्वना है कि भाई जीत गया आपका कैंडिडेट, लेकिन जिस तरीके से उनके पास संख्या थी उस हिसाब से कहा जीता, वो तो जीत और ना जीत एक जैसा हो गया। ठीक है कि किसी भी तरीके कोई भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट रद्द हुआ, अगर वो रद्द ना होता तो वो जीत जाते नादल साहब, बस फिर तो सीट मिली नहीं थी। ये भी तो इनको देखना चाहिए, अपना इनको कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर में पार्टी कहाँ जाएगी। अब जो है 10 साल और 11 साल 12 साल पूरे हो चुके हैं, इस तरह से आगे फिर पार्टी का सफर क्या है, ठीक से देखा, ये तो पार्टी को देखना ये है। और तमाम आक्षेप लगी रहे कांग्रेस पर लगते रहते हैं, आगे जो है अगर एकजुटता नहीं होगी तो पार्टी से आके मजबूत नहीं रह पाएगी, ये सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। ठीक है राय सिंह जी, लेकिन आरोप कई तरह के लग रहे हैं, आखिरी जवाब आपसे लूंगा मैं, क्योंकि जिन विधायकों को आपने नोटिस दिए हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमें साइडलाइन करने की कोशिश जो है साजिश रची गई है, इसलिए हमें नोटिस दिया गया, चहेतों को बचाया जा रहा है। इस तरह के आरोप 3 विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। 2 विधायक तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है, कोई अपनी जनसभा में कह रहा है तो कोई बीजेपी के सीनियर नेताओं से मिल रहा है, चुप है। लेकिन 3 विधायक साफ तौर पर सामने आकर के ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, और जबकि एक नाम शुरुआत में छुपाया गया था कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से क्रॉस वोटिंग को लेकर के, तो उससे शक भी कहीं ना कहीं पैदा होता है। राय सिंह जी, पहले मिनट की बात करता हूँ कि हमारे लोकदल के प्रवक्ता ने अपना और बीजेपी का इतिहास बता दिया कि किस प्रकार कहां पर उन्होंने मदद की है। बीच में इतिहास को तोड़ फोड़ने का कार्यक्रम उन्होंने बढ़ाया अपने स्पष्ट विचारों से, और प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति बीजेपी लोकदल की रही है उससे भागना चाहते थे। लेकिन 2026 का जो अंतिम चुनाव जिस पर हम बात कर रहे हैं, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर इनेलो बीजेपी पर हो गई ना बातें, इनेलो बीजेपी पर बातें हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ जो आप एक लाइन में बात खत्म करता हूँ, आखिर खट्टर साहब के साथ दोस्ती आज भी चल रही है, उसका जवाब भी दे दे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि विधायकों को नोटिस हुआ है, 3 ने क्या कहा, 2 ने क्या कहा, उसकी परिस्थितियां मैं उस पर पहले जवाब दे चुका हूं कि परिस्थितियां सारी की सारी उनके जवाब पर निर्भर है, और जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी हैं उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर हैं, और दोनों बातों को लेकर अनुशासनात्मक कमेटी जो है वो कल बैठेगी, उस पर एक एक बिंदुवार पर विचार होगा। जैसे भी जो स्थिति बनेगी स्पष्ट होगी, वो आपके सामने कल शाम तक एक नए विचारों के साथ, नए संदेश के साथ पार्टी की तरफ से पेश की जाएगी। बताया जाएगा आपको कि इन परिस्थितियों में ये बात उभर कर सामने आती है। अगर विधायकों ने अपनी बात रखी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे दावों में दम है या हमने किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग नहीं की है, हमें शिकार बनाया जा राजनीति का, तो वो सब बातें वहां भी रखेंगे, उनसे सवाल भी होंगे। हो सकता है कार्यवाही में कल का शुरुआत हो, लंबी चले, टाइम मिले अपनी बात रखने का। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये कल कमेटी पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
पार्टी का नीतिगत फैसला कैसे आएगा। ठीक है, यानी वो कल ही करना पता चलेगा बैठक के बाद, जब बैठक खत्म हो जाएगी, क्या कुछ फैसला होता है या नहीं होता है, क्या एक्शन लिया जाएगा या क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी। राय सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े इनेलो से, आपका भी। और राजेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की स्थिति को लेकर के, जो क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव में, उसको लेकर के अब अनुशासन कमेटी की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, जब उस फैसले को लेकर के जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।